नमस्कार साथियों, उत्कर्ष क्लासेज के बीपीएससी प्लेटफॉर्म पे एक बार फिर से मैं पंकज आप सभी प्रतियोगी साथियों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आगामी परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए हम प्रतिदिन एक महत्वपूर्ण टॉपिक पे चर्चा करने के लिए उपस्थित होते हैं। इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज हमने एक महत्वपूर्ण टॉपिक चुना है, स्वराज पार्टी। दोस्तों, इस टॉपिक से संबंधित जितनी भी बारीक बातें हैं उन सब पे आज हम चर्चा करने वाले हैं और यह सेशन बहुत ही रोचक और महत्वपूर्ण होने वाला है। ठीक है, तो आप पूरे सेशन को बिना स्किप किए हुए अंत तक देखिए। निश्चित रूप से ये आपके लिए हेल्पफुल होने वाला है। ठीक है दोस्तों, हम बात कर रहे हैं स्वराज पार्टी की। टॉपिक का नाम है स्वराज पार्टी। ये स्वराज पार्टी बहुत ही महत्वपूर्ण था। ठीक है, किस मायने में महत्वपूर्ण था अभी विस्तृत चर्चा करेंगे तो पता चलेगा। दोस्तों, महात्मा गांधी जो आंदोलन चलाते थे तो उनकी एक रणनीति होती थी। वो संघर्ष विराम संघर्ष की प्रणाली को अपनाते थे। ठीक है, संघर्ष विराम और फिर संघर्ष। ठीक है, ये संघर्ष विराम और संघर्ष जो है दोस्तों, यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रणाली थी महात्मा गांधी की। ठीक है, पहले संघर्ष किए, पहले राउंड में स्टार्ट किए, आंदोलन किए। ठीक है, उसके बाद जितनी ऊर्जा बची हुई थी आंदोलनकारियों के अंदर, समाज के अंदर, वो पहले वाले संघर्ष में झोंक देते थे। ठीक है, उसके बाद जब ब्रिटिश दमन तेज हो जाता था, अंग्रेजों को द्वारा जब दमन चक्र जो है तेजी से चलाया जाने लगता था, तो फिर महात्मा गांधी क्या करते थे, संघर्ष को रोक देते थे और विराम को अपनाते थे। ठीक है, अब जब ये विराम को अपनाते थे स्टेप नंबर 2 पे, तो यहाँ पे क्या करते थे, जो आंदोलनकारी था, जो समाज था, महात्मा गांधी का मानना था कि फिर से इनके अंदर ऊर्जा का जो है वो संचय हो रहा है। ठीक है, इस विराम के वक्त जो है महात्मा गांधी क्या करते थे, इस विराम के वक्त महात्मा गांधी रचनात्मक कार्यों को अंजाम देते थे। ठीक है ना, और जब एक बार फिर से लोग तैयार हो जाते थे आंदोलन को नए सिरे से शुरू करने के लिए या नए आंदोलन को तैयार करने के लिए, तो फिर महात्मा गांधी दोबारा से जो है संघर्ष प्रारंभ करते थे। तो ये संघर्ष विराम और संघर्ष, अब इसके क्या मायने हैं एक बार इसको समझिए कि संघर्ष किए, यहाँ से आंदोलन शुरू हुआ। ठीक है, जब दमन चक्र तेज हुआ तो संघर्ष को स्थगित कर दिया, रोक दिया। ठीक है, अब रोक दिया तो क्या हुआ, दमन चक्र भी रुक गया। ठीक है, दमन चक्र रुका तो अब क्या हो रहा है, रचनात्मक कार्य हो रहा है। ठीक है, जन जागरण का काम हो रहा है। और फिर जब नई ऊर्जा, नए उत्साह के साथ जो लोग जो है, भारतीय नेता जो हैं, जो भारतीय आम जनमानस हैं, वो जब दोबारा से चार्ज हो जाते थे तो फिर से महात्मा गांधी संघर्ष का बिगुल बजा देते थे और फिर संघर्ष करने के लिए मैदान में उतर पड़ते थे। यह गांधीवादी तकनीक है दोस्तों। तो असहयोग आंदोलन जो हुआ था, असहयोग आंदोलन के स्थगन के बाद जो विराम की अवस्था थी, उसी विराम की अवस्था में जो है इस स्वराज पार्टी ने राष्ट्रीय ऊर्जा को जीवित रखने का काम किया था दोस्तों। ठीक है ना, स्वराज पार्टी ने इसी विराम के दौर में जो है राष्ट्रीय ऊर्जा को जीवित रखने का काम किया था। और फिर जब ये दौर गुजरा तो इस विराम के दौर के बाद जो है फिर संघर्ष का दौर आया, जिसकी परिणति हम सविनय अवज्ञा आंदोलन के रूप में देखते हैं दोस्तों। तो ये गांधीवादी रणनीति थी। ठीक है ना, अब बात करते हैं कि स्वराज पार्टी का गठन क्यों हुआ। जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ऑलरेडी था, जो काम कर रहा था भारत में, तो एक नई पार्टी के गठन की क्या जरूरत पड़ी, सवाल तो महत्वपूर्ण है और इसे जानना भी चाहिए। तो जो कांग्रेस पार्टी की जो प्रणाली थी, वो कभी सदन के अंदर जा करके आंदोलन करने और जो राष्ट्रीय आंदोलन को दिशा देने और स्वराज की प्राप्ति से संबंधित जो भी संकल्प था, जो भी ध्येय था, जो भी उनकी मान्यताएं थी, तो उसमें सदन के भीतर जाकर के विरोध करना शामिल नहीं था। लेकिन उसी में कुछ ऐसे व्यक्ति थे जो चाहते थे कि क्यों न, जब 1919 के भारत सरकार अधिनियम के द्वारा सदनों का गठन हो गया है भारत के अंदर, तो क्यों न सदन के अंदर प्रवेश पा करके जो है और सदन के अंदर ही अंग्रेजों का विरोध करें, उनकी नीतियों का विरोध करें। अगर कोई विधेयक वो पास करना चाहते हैं
कोई कानून अगर अंग्रेज बनाना चाहते हैं जो अंग्रेजों के हित में है, भारतीय हित में नहीं है, तो सदन के अंदर अगर हमारे पास सदस्यता होगी और अगर हम उस सदस्य के रूप में सदन के अंदर होंगे तो हम क्या करेंगे, विरोध करेंगे, हम उस बिल को पारित नहीं होने देंगे। ठीक है ना। तो ये रणनीति थी। तो ये विधायिका के अंदर शामिल होकर के जो है स्वराजी जो थे, जो स्वराज के मान्यता वाले लोग थे, स्वराज पार्टी से जुड़े हुए लोग थे, तो ये सदन के अंदर उपस्थित होकर के जो है ब्रिटिश नीतियों का, ब्रिटिश विधियों का, विधेयकों का जो है वो विरोध करना चाहते थे, और जिसकी परिणति जो है आगे अच्छे रिजल्ट लेकर के आई दोस्तों। ठीक है ना। वो क्या क्या रिजल्ट थे अभी आगे सब पे चर्चा करूंगा बारी बारी से। ठीक है ना। जैसे पब्लिक सेफ्टी बिल था, तो ये एक दमनकारी कानून था। ठीक है ना। लेकिन इसको स्वराजियों ने जो है सदन के अंदर रख के इसका विरोध किया था। सदन के अंदर रख करके स्वराजियों के दबाव के कारण जो है मूडीमैन कमेटी का गठन किया गया था दोस्तों। ठीक है। और 1924 के संवैधानिक प्रस्ताव के जरिए भारतीयों की राजनीतिक परिपक्वता जो है वो भी सिद्ध हुई थी दोस्तों। ठीक है ना। तो कहने का मतलब ये है कि महात्मा गांधी के संघर्ष विराम और संघर्ष के दौर में जो विराम वाली अवस्था थी, इस विराम वाली अवस्था में स्वराज पार्टी के लोगों ने जो है बहुत बेहतर काम किया, जिसके परिणाम भी अच्छे हुए थे दोस्तों। ठीक है। इसकी पृष्ठभूमि की हमने बात कर ली कि असहयोग आंदोलन का स्थगन के बाद जो विराम का जो पीरियड था, महात्मा गांधी का आंदोलनों के विराम देने का जो पीरियड था, उसी समय जो राजनीतिक शून्यता बनी थी, उसी राजनीतिक शून्यता को भरने का काम स्वराज पार्टी ने किया था दोस्तों। जब गया में अधिवेशन हुआ था दिसंबर 1922 में, गया में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का दिसंबर 1922 में जो अधिवेशन आयोजित किया गया था, तो उसकी अध्यक्षता कर रहे थे सी.आर. दास। तो सी.आर. दास ने गया अधिवेशन में परिषदों में प्रवेश के लिए प्रस्ताव पेश किया था, लेकिन उस अधिवेशन में वो प्रस्ताव जो है पारित नहीं हो पाया, वो प्रस्ताव गिर गया था। इसके बाद जो है सी.आर. दास ने अध्यक्षता से जो है इस्तीफा दे दिया, अपने पद से जो है इस्तीफा दे दिया था दोस्तों। परिषद के प्रवेश प्रस्ताव के गिरने के कारण सी.आर. दास ने कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दे दिया था दोस्तों। ठीक है। अब यहां से इस्तीफा देने के बाद जो है इन्होंने आधिकारिक रूप से स्वराज पार्टी का गठन किया, इसकी स्थापना की। तो कहां पे गठन किया दोस्तों? इलाहाबाद में, जिसे हम वर्तमान प्रयागराज के नाम से भी जानते हैं। ठीक है। वर्तमान प्रयागराज के नाम से जानते हैं। तो इलाहाबाद में 1 जनवरी 1923 ईस्वी को दोस्तों जो है स्वराज पार्टी का गठन किया गया था, और इसका पूरा नाम क्या था? कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी। यहाँ से परीक्षा में अक्सर सवाल पूछे जाते रहे हैं, तो इसे ध्यान रखेंगे। इसका पूरा नाम क्या था दोस्तों? इसका पूरा नाम था कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी। स्थापना की बात हमने कर ही ली, कब? 1 जनवरी 1923 को। स्थान कौन सा था स्थापना का? इलाहाबाद, जिसे हम वर्तमान में प्रयागराज के नाम से जानते हैं। तो हमने गया अधिवेशन से शुरुआत किया। पृष्ठभूमि में हमने असहयोग आंदोलन की चर्चा कर ही ली थी। ठीक है। जो राजनीतिक शून्यता की बात हमने करी है, सभी समझने का प्रयास किया है, उसको आप जान गए होंगे। इसके बाद ही स्वराज पार्टी का गठन हुआ औपचारिक रूप से। ठीक है। और इसके संस्थापक अध्यक्ष कौन थे? सी.आर. दास। ठीक है। सी.आर. दास, चूंकि कांग्रेस में यहाँ पे प्रस्ताव जब गिर गया था परिषद में प्रवेश का, तो उसके बाद उन्होंने वहाँ से अपनी नाराजगी व्यक्त की और स्वराज पार्टी की स्थापना की। तो सी.आर. दास जो है वो स्वराज पार्टी के संस्थापक अध्यक्ष थे, और इसके साथ ही मोतीलाल नेहरू, जो पंडित जवाहरलाल नेहरू के पिता भी थे, ये स्वराज पार्टी के पहले महासचिव बने थे। ठीक है। तो स्वराज पार्टी के पहले संस्थापक अध्यक्ष कौन थे? सी.आर. दास। और पहले महासचिव कौन थे? मोतीलाल नेहरू। इसे ध्यान रखेंगे दोस्तों। ठीक है। इनका जो रणनीति था वो क्या था कि हम परिषद में पहले प्रवेश करेंगे, और प्रवेश करने के बाद जो है हम भीतर से ही अवरोध पैदा करेंगे, अंग्रेजों को परेशान करेंगे, उनके किसी बुरी नीतियों को जो भारतीयों के हित में नहीं होगा उसका विरोध करेंगे और उसे कानून नहीं बनने देंगे। ठीक है। मतलब सदन के भीतर से, परिषद के भीतर से अवरोध पैदा करना जो है ये स्वराजियों का उद्देश्य था दोस्तों। ठीक है।
अब हम इनके कुछ विधायी उपलब्धियों की बात कर लेते हैं कि भाई ध्येय तो उनका था कि हम परिषद के भीतर प्रवेश करेंगे और उसके बाद जो है हम अंग्रेजी नीतियों का विरोध करेंगे। अगर कोई कानून भारतीय हित में नहीं है तो हम उसका विरोध करेंगे। तो उसके कुछ उदाहरण को एक बार समझिए कि आखिर वो क्या कुछ उन्होंने जो बोला उसमें वो कहाँ तक सफल हुए। ठीक है, तो क्या हुआ था दोस्तों कि 1923 ईस्वी में जो है 1923 ईस्वी में चुनाव हुआ था। ठीक है, और इस चुनाव में केंद्रीय विधानसभा की 101 निर्वाचित सीटों में से जो है 42 सीटें स्वराज पार्टी ने जीत ली। कितनी सीटें जीत ली? 42 सीटें। 101 निर्वाचित सीटों में से 42 सीटें स्वराज पार्टी ने जो है वो जीत ली। तो कितना शानदार जो है इनका प्रदर्शन रहा। तो यह प्रदर्शन बताता है कि कहीं ना कहीं सिर्फ ये दो ही व्यक्ति नहीं चाहते थे कि हम परिषद में प्रवेश करके विरोध करें अंग्रेजी नीतियों का, बल्कि जनमानस भी इनके साथ कहीं ना कहीं ऐसे मोटी वाले लोग समाज के अंदर भी थे जो चाहते थे कि परिषद के अंदर जाकर के जो है गतिरोध पैदा किया जाए। ठीक है, इसके साथ ही जो है मध्य प्रांत में स्वराज पार्टी को इस चुनाव में क्या हुआ? पूर्ण बहुमत प्राप्त हुआ। ठीक है, मध्य प्रांत में पूर्ण बहुमत प्राप्त हुआ और बंगाल में जो है ये सबसे बड़े दल के रूप में उभरे। ठीक है, बंगाल में सबसे बड़े दल के रूप में उभरे कौन? स्वराज पार्टी के लोग। स्वराज पार्टी और मध्य प्रांत में जो है इन्हें पूर्ण बहुमत भी मिला था दोस्तों। ठीक है, तो परीक्षा में यहीं से सवाल पूछा जाएगा कि एक तो ये 1923 के चुनाव वाले लाइन में से आपसे पूछ लिया जाएगा कि कितने सीटें जीती थी स्वराज पार्टी ने, तो 42 सीटें जीती थी। इस चुनाव में पूर्ण बहुमत कहाँ पे मिला था? तो मध्य प्रांत में पूर्ण बहुमत मिला था। सबसे बड़ा दल के रूप में किस प्रांत में उभरा था? तो बंगाल में सबसे बड़े दल के रूप में इनका जो है स्वराज्यों का जो है उदय हुआ था दोस्तों। इसके साथ ही 1925 ईस्वी में विट्ठल भाई पटेल जो है वो केंद्रीय विधानसभा के प्रथम भारतीय स्पीकर चुने गए। ठीक है, 1925 में, ये बहुत बार परीक्षा में पूछा जाता है, इसे ध्यान रखेंगे। 1925 ईस्वी में विट्ठल भाई पटेल केंद्रीय विधानसभा के प्रथम भारतीय अध्यक्ष चुने गए, प्रथम भारतीय स्पीकर चुने गए दोस्तों। यह बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है ना, केंद्रीय विधानसभा में प्रथम भारतीय स्पीकर के रूप में किसे चुना गया था? विट्ठल भाई पटेल को। कब चुना गया था? 1925 ईस्वी में चुना गया था दोस्तों, इसे ध्यान रखेंगे। 1924 ईस्वी में दोस्तों मोतीलाल नेहरू का कॉन्स्टिट्यूशनल रिजोल्यूशन का मांग जो है यह बहुत महत्वपूर्ण है। उत्तरदायी शासन की मांग जो है मोतीलाल नेहरू ने की थी 1924 ईस्वी में सदन के अंदर। ठीक है, और अगर हम मूडीमन समिति की बात करें तो जैसे 1919 के कमीशन भारत शासन अधिनियम के बाद साइमन कमीशन का आना तय था कि 1929 में वो मतलब 1919 के 10 वर्षों के बाद वो भारत में जांच करने के लिए आएंगे, ये देखने के लिए कि यह अधिनियम कितना प्रभावी रहा पिछले 10 वर्षों में। तो स्वराज्यों के दबाव की वजह से जो है मूडीमन समिति का गठन किया गया। ठीक है, किस समिति का? मूडीमन समिति का गठन। और कब किया गया दोस्तों? 1924 ईस्वी में मूडीमन समिति का गठन किया गया था। ठीक है, और ये स्वराज्यों के दबाव के कारण ही हुआ था इसका गठन, क्योंकि अगर अंग्रेज सरकार की अगर बात करें तो वो तो 1929 में गठन करने वाले थे। हालांकि बहुत दबाव उन्होंने फील किया तो उन्होंने 1927 में ही गठित कर दिया, नवंबर 1927 में, और 3 फरवरी 1928 को साइमन कमीशन भारत पहुंच भी गया था। ठीक है, जिसमें 7 अंग्रेज सदस्य थे और जिसे श्वेत आयोग के नाम से भी जाना जाता है। किस आयोग के नाम से? श्वेत आयोग के नाम से जाना जाता है, इसे ध्यान रखेंगे। साइमन कमीशन श्वेत आयोग के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, लेकिन ये मूडीमन समिति का गठन कब हुआ था? 1924 में हुआ था। और क्योंकि सदन के अंदर, परिषद के अंदर रह के इन्होंने जबरदस्त तरीके से दबाव बनाया था, इसलिए 1919 के सुधारों की जांच के लिए मूडीमन समिति का गठन किया गया था। तो आपसे परीक्षा में सीधे सीधे पूछ लिया जाएगा इसका उद्देश्य कि मूडीमन समिति का गठन क्यों किया गया था, कब किया गया था। तो अब क्लियर है। अब बात कर लेते हैं रेलवे बजट की। ठीक है, एकवर्थ कमेटी की सिफारिश पे दोस्तों क्या हुआ था? रेलवे के बजट को जो है
अलग किया गया था। किस समिति पे, किस सिफारिश पे? एकवर्थ कमेटी के सिफारिश पे जो है रेलवे बजट को, जो केंद्रीय बजट था, आम बजट था, उससे अलग किया गया था पहली बार। कब? 1924 ईस्वी में। बीच में भी ऐसा हुआ था, लेकिन फिर नरेंद्र मोदी जी की सरकार आई तो उन्होंने फिर जो है एक ही कर दिया दोनों बजट को, ठीक है ना। तो ये एकवर्थ कमेटी की सिफारिश पे जो है रेलवे बजट को अलग किया गया था आम बजट से। कब? 1924 ईस्वी में, ठीक है ना। इसके साथ ही स्वराज्यों ने जो दबाव बनाया, तो लगातार बजट कटौती से संबंधित प्रस्ताव सदन के अंदर, परिषद के अंदर पारित करते रहते थे, ठीक है ना। लगातार जो भी बजट अंग्रेजी सरकार का था तो स्वराज्यों के द्वारा उसका विरोध किया जाता था और बजट कटौती, कट मोशन जो है वह पारित कराने का लगातार बार बार जो है प्रयास किया जाता था, इसलिए यह महत्वपूर्ण है। उसके बाद अगर हम कानूनी अवरोध की बात करें तो सार्वजनिक सुरक्षा विधेयक, जो पब्लिक सेफ्टी बिल की हमने बात की थी, ये 1928-29 में सदन में पराजित हो गया था दोस्तों। ये सबसे बड़ी उपलब्धि मानी जाती है स्वराज्यों की, स्वराज पार्टी की, ठीक है ना, कि पब्लिक सेफ्टी बिल, सार्वजनिक सुरक्षा विधेयक को 1928-29 के दौरान सदन के अंदर जो है पराजित किया गया था, ठीक है। यह स्वराज्यों की सबसे बड़ी जीत थी। और ये पराजित कैसे हुआ था? क्योंकि हमने क्या बात करी है कि जो विट्ठल भाई पटेल थे, ये पहले स्पीकर, भारतीय स्पीकर के रूप में नियुक्त किए गए थे, ठीक है ना। तो इन्होंने ही अपना वोट जब कास्ट किया तो स्पीकर का जो वोट, मतदान होता है, जब बराबर की स्थिति हो जाती है तो ऐसी स्थिति में जो स्पीकर होता है सदन का, वो वोट करता है। तो उसी वोट से विट्ठल भाई पटेल ने जो वोट डाला, अपना कास्टिंग वोट डाला, उसी से जो है यह पब्लिक सेफ्टी बिल पराजित हुआ था परिषद के अंदर दोस्तों। इसे ध्यान रखेंगे, यह अत्यंत महत्वपूर्ण है, ठीक है। अब हम एक बार बात कर लेते हैं कि जो प्रशासनिक अनुभव है, अब अंग्रेज ये भी तो मानते थे कि भारतीयों के पास कोई प्रशासनिक अनुभव नहीं है, तो कैसे हम उसके हाथ में शासन चलाने को दे दें। अगर स्टीयरिंग घुमाना नहीं आता है और अगर गाड़ी दे दिया जाए किसी को, तो क्या होगा? गाड़ी खाई में ही जाएगी ना, गड्ढे में ही गिरेगी। तो ऐसा अंग्रेज मानते थे। लेकिन भारतीय नेता जो थे वो इस चीज़ को समझने के लिए कुछ प्रशासनिक अनुभव भी हासिल कर रहे थे, ठीक है ना। तो स्थानीय स्वशासन से संबंधित जो संस्थाएं थीं उस समय में, हालांकि बहुत सीमित स्तर पे थी, लेकिन फिर भी जो थीं, तो उसमें भारतीय कुछ प्रमुख नेताओं ने जो है वहाँ पे काम करके प्रशासनिक अनुभव भी प्राप्त किया था दोस्तों, ठीक है ना। और अपने प्रशासनिक क्षमता में जो है, अपने एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल में जो है उन्होंने वृद्धि की थी, ठीक है। तो इसी में अगर हम कलकत्ता नगर निगम के अंदर कार्य करने की बात करें तो CR दास ने कलकत्ता नगर निगम के अंदर जो है प्रशासनिक अनुभव हासिल किया था। कलकत्ता नगर निगम के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में सुभाष चंद्र बोस ने भी कुछ दिनों तक काम किया था दोस्तों, ठीक है। उसके बाद ये जो विट्ठल भाई पटेल थे, ये विट्ठल भाई पटेल बॉम्बे नगर निगम में जो है सक्रिय भूमिका इन्होंने निभाई थी और वहाँ से इन्होंने प्रशासनिक अनुभव प्राप्त किया था। पंडित जवाहरलाल नेहरू की बात करें तो ये इलाहाबाद नगर पालिका से जो है प्रशासनिक अनुभव गेन कर रहे थे, प्राप्त कर रहे थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की बात करें तो ये पटना में नगर पालिकाओं से जो है प्रशासनिक अनुभव प्राप्त कर रहे थे। ये क्यों कर रहे थे? ये इसलिए कर रहे थे कि जब भारत को पूर्ण स्वराज मिलेगा तो अंग्रेज ये नहीं बोल पाएंगे कि तुम्हारे पास कोई प्रशासनिक अनुभव नहीं है। ये यह विश्वास दिलाने चाहते थे कि हमारे पास प्रशासनिक अनुभव है और अगर हमारे हाथ में गाड़ी दोगे, अगर स्टीयरिंग गाड़ी का दोगे, तो हम गाड़ी को लेकर के गड्ढे में नहीं जाएंगे, हम सही तरीके से जो है रास्ते पे इसे चलाएंगे, किसी को टक्कर नहीं मारेंगे, ठीक है ना। यही उद्देश्य था। तो इसलिए इन महत्वपूर्ण नेताओं ने जो है कुछ प्रशासनिक अनुभव भी इस दौरान गेन किया था दोस्तों, इसे ध्यान रखेंगे। उसके बाद हम बात करते हैं बेलगांव समझौते की। यहाँ से भी परीक्षा में सवाल पूछा जाता है दोस्तों। जैसा कि विदित है कि महात्मा गांधी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के एकमात्र अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, ठीक है ना। वो कहाँ की थी? बेलगांव में। बेलगांव में 1924 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो है अधिवेशन आयोजित किया गया था और यह एकमात्र ऐसा अधिवेशन था जिसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की थी, ठीक है। इसे ध्यान रखेंगे, ये परीक्षा में पूछे जा सकते हैं आपसे।
कि महात्मा गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? तो बेलगांव अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। यह बेलगांव अधिवेशन कब आयोजित किया गया था? तो 1924 ईस्वी में आयोजित किया गया था। इसे गलत नहीं करेंगे दोस्तों, ये बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है ना। तो बेलगांव अधिवेशन की अध्यक्षता महात्मा गांधी जी कर रहे थे। तो उसी समय बेलगांव समझौता हुआ 1924 ईस्वी में ही, ठीक है। तो बेलगांव समझौता को गांधी स्वराज्य समन्वय के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ जो है महात्मा गांधी के साथ जब समझौता हुआ तो महात्मा गांधी क्योंकि सबसे बड़े नेता थे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के तत्कालीन समय में, ठीक है, और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का ही तो प्रतिनिधित्व कर रही थी, उसी को तो अंजाम तक पहुंचा रही थी, उसी से तो जुड़ी संगठन थी। तो और उसकी अध्यक्षता बेलगांव महात्मा गांधी जी कर रहे थे। तो चूंकि ये अध्यक्ष थे तो इसलिए इस समय वो और भी अधिक पावर में थे, ठीक है ना। तो यहीं पे महात्मा गांधी ने स्वराज्यों को जो है कांग्रेस का अभिन्न अंग माना। स्वराज्यों को, क्योंकि स्वराजी अब गया सत्र से निकलने के बाद ही जो है इस्तीफा दे दिए थे CR दास, उसके बाद ही स्वराज पार्टी का गठन किया गया था, ठीक है ना। तो फिर से 1924 ईस्वी के बेलगांव समझौते के अंदर जो है महात्मा गांधी ने स्वराजियों को जो है कांग्रेस पार्टी का अभिन्न अंग के रूप में मान्यता दी थी। दोस्तों इसे ध्यान रखेंगे, यहाँ से सवाल पूछे जा सकते हैं, ठीक है ना। कांग्रेस के अभिन्न अंग के रूप में स्वराज्यों को मान्यता कब दी गई थी? 1924 ईस्वी में बेलगांव समझौता के तहत, ठीक है। अब जो है जो स्वराजी थे, अब गांधी जी से भी समझौता हो गया था, तो अब स्वराजी क्योंकि वहां पे गया अधिवेशन में जो इस्तीफा दिया गया था तो उसको अनुशासनहीनता माना गया कहीं ना कहीं कि अरे भाई अगर तुमने जो प्रस्ताव रखा अगर वो पास हो गया तो बहुत बढ़िया है, अब पास नहीं हुआ तो कांग्रेस बुरी हो गई, ऐसा तो नहीं है। तो ये कहीं ना कहीं अनुशासनहीनता के श्रेणी में जो है इसे रखा गया था। इस तरीके से देखा गया कि अनुशासनहीनता से संबंधित कार्रवाई है, ठीक है ना। तो अब जो है महात्मा गांधी से बेलगांव में समझौता होने के बाद जो है स्वराजियों ने कांग्रेस पार्टी के अंदर रह के जो है रचनात्मक कार्यों और खादी का प्रचार करने की शर्त स्वीकार कर ली थी। अभी हमने संघर्ष विराम और संघर्ष की बात की थी, ठीक है। तो वही जो विराम का दौर होता है तो विराम के दौर में महात्मा गांधी रचनात्मक कार्य करते थे, ठीक है, और अपने सहयोगियों को भी उसमें उस रचनात्मक कार्यों में शामिल करते थे, जिसमें खादी का प्रचार जो है एक प्रमुख लक्ष्य होता था, ठीक है ना। इसे ध्यान रखेंगे दोस्तों, यहाँ से सवाल अक्सर पूछे जाते हैं, ठीक है। अब बात कर लेते हैं स्वराज पार्टी के पतन की, ठीक है। CR दास का जून 1925 ईस्वी में निधन हो गया। CR दास का जो स्वराज पार्टी के प्रथम संस्थापक अध्यक्ष थे, इनका निधन हो गया था, ठीक है। कब निधन हो गया? तो जून 1925 ईस्वी में इनका निधन हो गया दोस्तों, ठीक है। तो जब संगठन का सबसे बड़ा, सबसे प्रमुख और सबसे मान्य नेता का निधन हो गया तो फिर संगठन जो है धीरे धीरे नीचे की तरफ जाने लगी, ठीक है ना। तो इसी क्रम में जो है स्वराजियों के बीच में भी आपसी विभाजन हो गया, ठीक है, मतभेद हो गया, आपसी मतभेद हो गया कुछ नेताओं के बीच में। तो उसमें दो धड़े थे, एक उत्तरदायी और एक गैर उत्तरदायी, ठीक है। तो जो उत्तरदायी पक्ष के लोग थे वो चाहते थे कि सरकार के साथ सहयोग किया जाए और पद ग्रहण किया जाए, ठीक है ना। इसमें जो प्रमुख नेता थे वो कौन थे? लाला लाजपत राय, मदन मोहन मालवीय, ये प्रमुख नेता थे। लाला लाजपत राय, मदन मोहन मालवीय और NC केलकर, ये ऐसे प्रमुख नेता थे जो पद ग्रहण करने के समर्थक थे। ये चाहते थे कि हम सरकार के साथ सहयोग करें और पद ग्रहण करें, ठीक है ना। और इस समय SB तांबे नाम के नेता ने, SB तांबे नाम के स्वराज पार्टी के जो नेता थे, इन्होंने क्या किया? पद ग्रहण कर लिया, ठीक है। तो इन्हीं के द्वारा जो पद ग्रहण कर लिया गया था, इसी से क्या हुआ? फूट पड़ गया इनके समूह में, स्वराज पार्टी के अंदर फूट पड़ गया। तो हमने ये उत्तरदायी की बात कर ली, तो यहाँ क्या था कि सरकार के साथ ये सहयोग करना चाहते थे और पद ग्रहण करना चाहते थे। वहीं दूसरी ओर गैर उत्तरदायी धारा जो था वो लगातार सरकार का निरंतर जो है विरोध करने के पक्षधर थे कि हम पद ग्रहण नहीं करेंगे और हम सरकार का जो है विरोध ही करेंगे, ठीक है। उसमें प्रमुख नाम किनका है?
उसमें प्रमुख नाम है मोतीलाल नेहरू का। ठीक है, तो ये पद लेने के समर्थक नहीं थे कि हम पद लेंगे और सरकार के सहयोग करेंगे, ऐसा नहीं। हम सरकार का निरंतर विरोध करेंगे और सरकार का कोई पद ग्रहण नहीं करेंगे, ये मानने वाले नेताओं में मोतीलाल नेहरू का नाम प्रमुखता से शामिल था। ठीक है, तो इसे ध्यान रखेंगे, यहाँ से सवाल परीक्षा में अक्सर पूछे जाते रहे हैं, आगे भी पूछे जाने की पूरी संभावना है। लेकिन दोस्तों, ये स्वराज पार्टी के लोग परिषद के अंदर रह के कितना भी हाय तौबा मचा लें, वीटो शक्ति तो वायसराय के पास ही थी। हमने 1919 के अधिनियम के समय भी इस पे चर्चा की थी। ठीक है ना, कि वीटो शक्ति किसके पास है? वायसराय के पास है। तो अगर हम अंग्रेजी किसी नीति को, जिसको अंग्रेज पारित करना चाह रहे हैं सदन के अंदर, परिषद के अंदर, अगर भारतीय जो विधायिका के सदस्य जो कुछ भारतीय थे वो अगर उसका विरोध भी करते थे, तो वायसराय अपने वीटो शक्ति का प्रयोग करके क्या करते थे? अवरोध लगा देते थे और अपने मन की बात को जो है वो पूरा कर लेते थे। ठीक है, तो यह एक सीमा रही स्वराज्यों की। ठीक है ना, इसके साथ ही स्वराज पार्टी का जो है व्यापक वर्गों का जो है समर्थन प्राप्त नहीं हुआ था। ये स्वराज पार्टी के जो नेता थे और जो स्वराज पार्टी का जो बेस था वह शहरी मध्यम वर्ग तक ही सीमित था। कहाँ तक सीमित था? शहरी मध्यम वर्ग तक ही सीमित था दोस्तों। तो यह भी एक प्रमुख कारण था कि स्वराज पार्टी धीरे धीरे पतनोन्मुख हो गई और इनके विचारों से सभी ने सहमति व्यक्त नहीं की। ठीक है ना, ये स्वराज पार्टी की विचारधारा जो है ये जमींदारों तक सीमित थी, मुख्य रूप से शहरी मध्यम वर्ग तक सीमित थी, जबकि भारत तो गांवों का देश है, अधिकांश आबादी तो गांवों में बसती है। भारत किसान मजदूरों का देश है और किसान मजदूर का ही अगर समर्थन नहीं मिलेगा तो हम कब तक आगे बढ़ पाएंगे दोस्तों। तो यही सीमा थी कि किसान मजदूरों से जुड़ाव की कमी स्वराज पार्टी के अंदर थी। ठीक है, और एक सीमा हमने वायसराय के वीटो शक्ति के रूप में भी जान लिया है। ठीक है, यह बहुत ही महत्वपूर्ण है, परीक्षा की दृष्टि से इसे ध्यान रखेंगे। इसके बाद क्या हुआ कि रावी नदी के तट पे 1929 ईस्वी में कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन आयोजित किया गया, जिसकी अध्यक्षता किसने की थी? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की थी। किसने की थी? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, जो 1929 ईस्वी में लाहौर में रावी नदी के तट पर जो है दोस्तों आयोजित किया गया था। ठीक है, इसे ध्यान रखेंगे। तो इस अधिवेशन के दौरान जो है पूर्ण स्वराज का संकल्प पारित किया गया, अपनाया गया। ठीक है, और कांग्रेस ने यह घोषणा की कि पूरे देश के अंदर जो भी भारतीय हैं और वो अगर किसी अंग्रेजी पद को सुशोभित किए हुए हैं, ब्रिटिश शासन के अंदर अगर कोई पद धारित करते हैं तो उससे वो जल्द से जल्द इस्तीफा दें। तो अब क्या हो गया कि अब स्वराज पार्टी के जो कुछ नेता थे जो सरकार से सहयोग करने के पक्षधर थे और कुछ पदों पे भी आसीन थे, तब उनकी मजबूरी हो गई कि अब वो अपने पदों से इस्तीफा दे दें, तो उन्होंने इस्तीफा दे दिया। ठीक है ना, और इसके साथ ही क्या हुआ? कांग्रेस की रणनीति सविनय अवज्ञा आंदोलन की तरफ जो है मुड़ गई। वही हमने संघर्ष की बात की असहयोग आंदोलन के रूप में, विराम की बात की अभी स्वराज पार्टी के रूप में, अब फिर सविनय अवज्ञा आंदोलन की तरह हम समग्र संघर्ष की तरफ महात्मा गांधी बढ़ रहे थे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस बढ़ रही थी। तो यही सत्यापित हो गई ना, संघर्ष विराम संघर्ष की रणनीति, यही गांधीवादी स्ट्रेटजी का प्रमुख जो है भाग हुआ करता था दोस्तों। ठीक है, इस प्रकार क्या हुआ, स्वराज पार्टी का जो स्वतंत्र अस्तित्व था वो धीरे धीरे खत्म हो गया और स्वराज पार्टी के सभी सदस्य जो है कांग्रेस पार्टी के मुख्य धारा के सदस्य बन गए, मुख्य धारा में समाहित हो गए। दोस्तों, इस प्रकार आज के इस सेशन में जितनी भी महत्वपूर्ण बारीक बातें हो सकती थी स्वराज पार्टी से संबंधित, उस पर हमने चर्चा की है। जितनी भी अवधारणाएं हो सकती थी, जितने भी महत्वपूर्ण तथ्य हो सकते थे जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है और जहां से सवाल आपसे पूछे जाने वाले हैं आगामी परीक्षाओं में, उन सब बिंदुओं पे हमने बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से चर्चा की है। और मेरा ये आश्वासन है कि अगर आपने इस पूरे सेशन को बिना स्किप किए हुए देख लिया तो निश्चित रूप से यहाँ से आने वाले किसी भी सवाल को आप गर्दा करके आएंगे। फिर जल्द ही मिलते हैं एक नए महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। जय हिंद।